नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका मौलिक भारत मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक और बागी विधायक की, जो कि समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों में से एक बागी विधायक हैं, वो है मनोज पांडे। मनोज पांडे जी की हम आपको कहानी सुनाने से पहले मैं आपको 2 कहावतें सुनाता हूँ। एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का। तो इस संदर्भ में भी बात करेंगे। ये मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, जो आम कहावत है वो आप भी जानते हैं, वो बता रहा हूं। एक दूसरा, यदि आप देहात में जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो एक कहावत है कि जब बहू को भागना होता है तो वो छत में भी सांप बताती है। तो इसलिए ये जो कहावतें हैं, ये कहीं ना कहीं सच साबित हो जाती हैं। अब मनोज पांडे जी को समाजवादी पार्टी छोड़नी थी, तो उन्होंने ये आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए कि मेरी धार्मिक भावना, मेरी अंतरात्मा को चीजें अच्छी नहीं लगी और समाजवादी पार्टी में रहते हुए धार्मिक भावना को ठेस लगी है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी जो है वो छोड़ रहा हूं। यानी कि धीरे धीरे उन्होंने भाजपा से अपनी जो नजदीकियां हैं वो बढ़ानी शुरू कर दी और अमित शाह जी से भी जाके मुलाकात की और अमित शाह जी भी मनोज पांडे के घर पहुंचे। आपने सब पूरा वाक्य देखा होगा। अब मैं आपको बता दूं, एक तरफ अखिलेश यादव ने सीधी चेतावनी दी है कि जो एहसान फरामोश लोग हैं वो अब की बार विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे, जो वो पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहुंच गए थे। यानी कि मैं आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति शिखर पर जाता है तो कोई ना कोई गलती करता है। समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे की जो हैसियत थी वो नंबर 2 के नेता थे। यानी कि अखिलेश के बाद अगर किसी की मानी जाती थी तो वो मनोज पांडे थे। ऊपर से ब्राह्मण चेहरा थे और बिल्कुल अखिलेश जी के पास ही आपने देखा होगा विधानसभा में बैठते थे और पूरी राय सलाह जो है वो मनोज पांडे से अखिलेश जी कहीं ना कहीं लेते होंगे, जब नजदीकी नंबर 2 के नेता हैं, नजदीक बैठे हैं। तो अब इनको कुछ चाहते या कुछ भविष्य नजर आया भाजपा में। अब आपको पता है कि एक तरफ नंबर 2 के नेता थे और फिर भाजपा में जाने के बाद लोगों का क्या हाल होता है, वो गुमनामियों में कुछ समय बाद खो जाते हैं। वो लाखों की भीड़ में गायब हो जाते, नजर नहीं आते। और एक जो आपने कहावत सुनी होगी कि जो भाजपा है वो अमर बेल है, जिस पेड़ पे चढ़ेगी उसे सुखा देगी। तो भाजपा रूपी जो अमर बेल है वो मनोज पांडे जी के ऊपर चढ़ गई। अब ये हरे रहेंगे या भरे रहेंगे या सूखेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रिस्क लिया है इन्होंने। राजनीतिक दाव जो है वो उल्टा भी पड़ सकता है इनका, जो इन्होंने राजनीतिक दाव खेला है। क्योंकि जो भाजपा के पहले से ही नेता हैं, ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव जीते थे पिछली बार 2022 में समाजवादी पार्टी से। तो जो भाजपा के ऊंचाहार के नेता हैं, क्या वो अपना टिकट इनके लिए छोड़ेंगे? दूसरा, क्या भाजपा इनको टिकट दे पाएगी 2027 में? और 2027 की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। अब अखिलेश जी चाहते तो इनको पार्टी से निकाल सकते थे या इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करा सकते थे, लेकिन दल बदल कानून के अंदर क्या है कि एक त्रुटि है। क्या त्रुटि है कि 2 4 5 यदि एमएलए बागी हो जाते हैं तो उनको आप दल बदल कानून के तहत नहीं निकाल सकते, उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है। उनको अगले चुनाव तक आपको अपने सिर पे ढोना पड़ेगा। तो अखिलेश जी इनको ढो रहे हैं 2027 तक। लगभग एक तरीके से समझिए पार्टी से निकल ही चुके हैं। बाकी जो सारा फॉर्मेलिटीज है वो 2027 में हो जाएंगे। और अखिलेश जी ने साफ साफ बोल दिया कि बागी विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा 2027 में। अब मनोज पांडे जी को पहला सवाल ये है कि आप भाजपा टिकट देगी? सिटिंग एमएलए हैं, टिकट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। यदि मिल भी जाएगा तो क्या ये 2027 में चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम अपने सर्वे में बता चुके हैं कि ऊंचा हार सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी 2027 में, क्योंकि वहां का समीकरण ऐसा है। समीकरण समझ लीजिए आप।
ऊंचाहार विधानसभा में 40,000 ब्राह्मण हैं, 42,000 यादव हैं लगभग, मुस्लिम 18,000 के आसपास है, दलित 40,000, ठाकुर 36,000, मौर्य 25,000, पासी 64,000 और अन्य जो है वो 10% और मान लीजिए आप। ठीक है, अब ब्राह्मण और ठाकुर ये तो भाजपा का वोटर ही माना जाता है, आपको पता है। तो 2022 में जो ऊंचाहार से मनोज पांडे लड़े थे, तो ये तय है कि कुछ ब्राह्मणों ने वोट दे दी होगी, लेकिन ब्राह्मण वोट नहीं मिला होगा, ठाकुर वोट नहीं मिला होगा, क्योंकि वो भाजपा को वोट किया होगा इन्होंने। अब ये यदि भाजपा से चुनाव लड़ते हैं ऊंचाहार, तो मैं आपको बता दूं, चलो 40,000 ब्राह्मण हैं वो इनकी तरफ चला जाएगा, 36,000 ठाकुर है वो इनकी तरफ चले जाएंगे, दलित वोट भाजपा को नहीं करेगा। अब 42,000 यादव है, 18,000 मुस्लिम है, तो ये समाजवादी का कोर वोटर है। तो 42 और 18 आप लगा लीजिए कितने हो गए, 50-60,000 वोट तो ये हैं समाजवादी पार्टी की। अब इससे आगे आइए मौर्य। मौर्य जो है वो डिवाइड होते हैं, आधे उधर आधे इधर, यानी कि इसमें से आधे भाजपा को चले जाएंगे, आधे समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएंगे पीडीए की तहत, और वो आते भी हैं। अब सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकिंग वाला सिस्टम है ऊंचाहार में, वो पासी वोटर हैं, पासी समाज, जिनकी 64,000 वोट हैं, 64,000। और आपको पता है कि जो पासी है वो कहीं ना कहीं अखिलेश जी को वोट करता है, कुछ इधर उधर जाते होंगे वो अलग मैटर है। तो अगर इनका बंटवारा भी कर दिया जाए आधा आधा, यानी 64,000 में से 32,000 भाजपा को चली जाए और 32,000 समाजवादी पार्टी को यदि आती है, तो भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ही ऊंचाहार जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं इन समीकरण को देखें तो समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीत रही है 2027 में ऊंचाहार। तो मनोज पांडे ने अपनी राजनीतिक करियर जो है वो दांव पे रख दिया है। इन्होंने ये नहीं सोचा समझा कि राजनीतिक समीकरण क्या है आपकी सीट पर, और आप एक प्रतिष्ठित और दूसरे नंबर के नेता किसी पार्टी में हैं और आप बागी हो गए, यानी कि आज से पहले कभी आपको समाजवादी पार्टी में आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई, अब आके आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई और आप एक तरफ योगी जी की और एक तरफ मोदी जी की जो है प्रशंसा करने लगते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मनोज पांडे हैं ये कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के कैडर में है, गुजरात लॉबी के संपर्क में है, ना कि योगी आदित्यनाथ के। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा में दो फाड़ हो चुकी हैं, एक वो है जो योगी आदित्यनाथ के संपर्क के लोग हैं, और एक दूसरे पक्ष में जो अमित शाह के पक्ष के लोग हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य, और बहुत सारे केशव प्रसाद मौर्य के साथ कुछ एमएलए भी हैं जो कहीं ना कहीं जिनका रिपीट हो गया था टिकट 2022 में, कारण अमित शाह के कारण। लेकिन मनोज पांडे जो हैं वो गुड बुक नहीं है किसके, योगी आदित्यनाथ जी के। तो गुड बुक में नहीं है तो आपको पता है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है टिकट ना मिले मनोज पांडे जी को। तो कहीं ना कहीं इन्होंने, अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि दो नावों पर पैर रख रखा है, तो इनकी नैया डूब भी सकती है और उभर भी सकती है। तो क्योंकि इनके लिए एक माइनस पॉइंट क्या माना जा रहा है कि ये अमित शाह के करीबी हैं, और योगी जी और अमित शाह आपको पता है एक दूसरे को भाते नहीं है और एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहते हैं। तो टांग खींचने के तहत ऐसे हो सकता है कि ये भी अपना राजनीतिक दाव, अपने राजनीतिक करियर दाव पर लगा चुके हैं मनोज पांडे जी। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि मनोज पांडे को सपा के साथ ही रहना था और धीरे धीरे उनको अपनी ऊंचाई बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन गलत समय पर गलत डिसीजन आदमी को ले डूबता है। और जो मैं अक्सर बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति पतन होना होता है तो वो कोई ना कोई गलती करता है, वो शिखर पर जाता है, जैसे ही गलती करता है उसका पतन हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे राजनीतिक करियर में भी, आम जीवन में भी, बिजनेसमैन और भी बहुत सारे आपने अपने आसपास लोग देखे होंगे जो ऊंचाई पर जा रहे होंगे, जरा सी गलती से ही नीचे डूब जाते हैं। उसमें बहुत सारे धर्मगुरु भी आपने देखे होंगे जो डूब गए जरा सी गलती करके।
यानी कि जब आप शिखर पर जा रहे हो तो आपको बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेना होता है। आपकी एक-एक चीज मायने रखती है, एक-एक आपका व्यवहार मायने रखता है पतन होने के लिए। तो इसलिए कहीं न कहीं पतन से बचना चाहिए। यदि आप शिखर पर जा रहे हो, सोच समझकर डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। और बागी विधायकों को सीधी-सीधी चुनौती है ही अखिलेश जी की तरफ से कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और 2027 में आपको पता है हम सर्वे भी दे रहे हैं, तो उसमें मोस्टली जो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए और बहुत सारे समीकरणों को देखते हुए कहीं न कहीं जो पीडीए वाला सिस्टम चल रहा है, अब आपको पता है जो ब्राह्मण वोटर हैं, उसकी तरफ भी अखिलेश जी का ध्यान गया है। और वो ध्यान जो ब्राह्मण वोटर हैं, उनको भी खींचने के लिए काम शुरू कर दिया है अखिलेश जी ने। और जैसा मैं बता रहा हूं कि एक दलित चेहरा समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के साथ जरूर आएगा। राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं पीडीए, इंडिया गठबंधन और पूरा जो दलित वोटर एक दलित चेहरा आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है आने वाले समय में भाजपा के लिए 2027 में। और जो 2027 का चुनाव होगा वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भाजपा लड़ेगी, लेकिन 2027 में ये मैं आपको बता रहा हूं, ये तय है, गुजरात लॉबी ने सोच रखा है कि शिवराज सिंह चौहान की तरह, मध्य प्रदेश की तरह शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन फिर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे ही आपने हरियाणा देख लिया, राजस्थान देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया। ऐसा ही 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री 2027 में योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। बाकी चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठता है आने वाले समय में पता चलेगा आपको। और राजनीतिक उठापटक अब शुरू हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव होने को लगभग 18 महीने हैं, लेकिन अगर मेन रूप से माना जाए तो मोटा मोटा केवल 12 महीने 2027 के चुनाव को बचा है केवल। तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से लगभग शुरू हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मनोज पांडे जी का क्या रहेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी समीकरण बिगड़ चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।